जब देखो तब चली आती है अपने इस भिखारी पति के साथ। तुझे कितनी बार बोला है मैंने सुनीता कि यहाँ पर आती है तो अकेले आया कर। तेरे इस भिखारी पति को अपने साथ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा, ये हमारे जवाई हैं, हमारे मानदान हैं, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए इनके साथ। तुम तो चुप ही करो जी। तुमने ही इसकी शादी अपनी मनमर्जी से करवाई है ना। तुम ही बोलते थे कि नहीं ये लड़का मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये लड़का मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया कि नहीं ये लड़का हमारे स्टेटस के लायक नहीं है, ये लड़का हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है। लेकिन नहीं, तुम तो कहते थे कि लड़का अच्छा है, पैसे कौड़ी का क्या है, पैसे तो आज है कल नहीं है। पतिदेव, एक बात ध्यान रखो, पैसा ही सब कुछ है आज के जीवन में। हमारी छोटी बेटी को ही देख लो, अरे करोड़पति घर की बहू बनी है। आज किस चीज की कमी है हमारी बेटी के पास, ये बताओ। चार चार नौकर लगे हैं, मेरी बेटी को झूला झूलना है तो उसके लिए भी उसके घर में नौकर लगे हुए हैं। एक मेरी बेटी है जिसने मेरे कहे मुताबिक शादी की है, और ये मेरी बड़ी बेटी है जिसने अपनी मर्जी से लड़का पसंद करके शादी की है। जरा इसकी शकल सूरत को देखो, ऊपर से नीचे तक देखो इसे। शरीर में एक सोने का टुकड़ा तक नहीं पहना है इसने। अरे मैं कहती हूँ एक मंगलसूत्र ही सोने का पहन लेती। मेरे हिसाब से शादी करती बेटा तो तू करोड़पति घर की बहू होती। आज तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आज तू देख एक एक रुपए के लिए तरस रही है। प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही है, तू पढ़ाने जा रही है, और ये तेरा फटीचर पति ये मोटरसाइकिल सुधारने का काम करता है, गैरेज में काम करता है ये तेरा पति। वो भी खुद की गैरेज नहीं है, दूसरे की गैरेज में काम करता है। और ये कि मेरी छोटी बेटी है जिसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे ऐसो आराम घर में ही मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं घर में मिल रही हैं। मेरे छोटे दामाद के चार कारखाने हैं और ऐसे कई वर्कर काम कर रहे हैं। अरे तूने अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ी है इस फटीचर लड़के से शादी करके। बस कहिए मम्मी, और कितना नीचा दिखाएंगी आप मेरे पति को और मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पति के साथ। भले ही मेरे पति कम कमाते हैं लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए करोड़ों की धन संपत्ति, मुझे सोने चांदी गहने जेवर से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि जिसे मैंने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है वो मेरे प्रति वफादार है और मुझे बहुत प्यार करता है। बस इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये सब कहने की बातें हैं। जब इंसान की जरूरतें सामने आती है ना तो प्यार मोहब्बत सब धरा की धरा रह जाता है। सिर्फ पैसे काम आते हैं, पैसे। इसलिए जिसके पास पैसा है उसी की दुनिया में पूछ है। एक बात याद रखना। दुर्गा, शांत रहो, तुम बहुत बोल लिया तुमने, अब तो चुप हो जाओ। रहने दीजिए पापा, आप मम्मी को मत समझाइए, वो समझने वाली नहीं है। उनके दिमाग में तो पहले से ही अमीरी और गरीबी की दीवार बनी हुई है। वो मुझ में और वर्षा में पहले से ही भेदभाव करती हैं। कहने के लिए तो हम एक ही कोख से जन्मे हैं, लेकिन माँ का व्यवहार शुरू से ही मेरे प्रति कुछ ठीक नहीं रहा है। तो मुझे इनसे कोई शिकायत भी नहीं है। बस मैं तो यहाँ आपकी तबीयत जानने के लिए आई थी। मुझे कल पता चला कि आपका बीपी हाई हो गया था, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे। बस वही सुना मैंने, तो मैं अपने पति के साथ चली आई आपसे मिलने के लिए। मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मुझे और मेरे पति को जलील होना पड़ेगा। मम्मी, आपका पैसा, आपका धन, आपकी जायदाद आपको ही मुबारक हो, और वर्षा के पैसे, वर्षा का पति, वर्षा की करोड़ों की संपत्ति वर्षा को मुबारक हो। मुझे किसी के पैसे कौड़ी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस रिश्तों को अहमियत देती हूँ। पैसों का क्या है मम्मी, पैसे तो हाथ का मैल है। आज तेरे पास तो कल मेरे पास। पैसों के लिए इंसान को अपने रिश्तों को नहीं ठुकराना चाहिए। बात तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रही है जैसे इसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी। अरे मैं कहती हूँ जिसके पास करोड़ों की भी संपत्ति रहती है वो भी इतना घमंड नहीं करता है। फिर इसे किस बात का इतना घमंड है? मम्मी, मुझे अपने जीवन साथी का घमंड है, जिसे मैंने अपने जीवन के लिए चुना है उस पर घमंड है। और मैं जानती हूँ कि मेरा पति क्या है, वो मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानती। बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर और तेरी सोच पर। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी भी गलत निर्णय नहीं लेती है। मेरी बेटी ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सही फैसला लिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ जवाई बाबू हीरा है, हीरा। भले ही इन लोगों को इसकी परख ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तूने अपने जीवन के लिए हीरा चुना है, और हीरे की परख सिर्फ जौहर ही जानता है। ऐसे वैसे लोग यदि हीरे को देख लें तो वो तो उसे चमकीला पत्थर ही समझेंगे। देख रहे हैं मम्मी, देख रहे हैं, काले पत्थर को हीरे की उपाधि दे रहे हैं पापा। पापा का दिमाग लगता है अब सठियाने लगा है। पत्थर नहीं है, कोयला है, कोयला तुम्हारा दामाद, समझे ना? ये बात की समझ तुम्हें अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद आएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी के साथ रहेगा। बेटा, तू खूब तरक्की कर, भगवान करे तू अपने जीवन में खूब खुश रहे। तू और जवाई बाबू ऐसे ही
अपने आत्मा को संतुष्ट रखना। किसी के धन दौलत, किसी के जेवर जट्टे से कोई मतलब मत रखना। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। चलिए नीलेश जी, यहाँ रुकने से अब कोई मतलब नहीं है। तुम माँ हो या डायन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को दहरी में पैर रखते हुए नहीं देखा तुमने कि उस पर बरसने लगी? अरे कैसी माँ हो तुम? घर आए जवाई को तुम बेइज्जत करके भगा रही हो। मैं कहता हूँ क्या जरूरत है तुम्हें बार बार हमारी बेटी सुनीता को नीचा दिखाने की? अरे उसे अकेले में तुम्हें जो लगता है वो बोल लो, लेकिन जवाई बाबू के सामने उसे भला बुरा मत सुनाओ। कितनी बार तुम्हें ये बात समझाई है मैंने, लेकिन तुम्हारे दिमाग में लगता है पत्थर पड़े हुए हैं। तुम्हारा भेजा अब काम नहीं कर रहा है लगता है। एक बात सुन लो दुर्गा, यदि तुमने दोबारा जवाई के साथ इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो इस घर का जवाई है। लोगों के घरों में जाकर देखो, जवाइयों की, दामादों की कितनी इज्जत की जाती है, कितना मान सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ एक ही दामाद की इज्जत होती है, एक ही दामाद का मान सम्मान होता है जो कि पैसे वाला है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, बस मैं इतना जानती हूँ। चलो बेटी यहाँ से, मुझे इनसे फालतू की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेचारी मेरी बेटी कितना उदास होकर गई है यहाँ से। क्या बीतती होगी मेरी बेटी के दिल पर। जब देखो तब इसकी माँ ऐसे भला बुरा सुनाते रहती है। अरे माँ है, यह सौतेली माँ है। मुझे तो कभी कभी यही समझ में नहीं आता है, इसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ पैसों की अहमियत है बस। आप क्यों अपने मन में दुखी हो रही हैं? माँ की तो आदत ही है भला बुरा बोलने की। आप उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। माँ को जानते हैं ना आप, वो बड़बोली हैं। वो मुँह से कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन इनका दिल साफ है। प्लीज आप माँ की बातों को दिल से मत लगाइए, इतना मत सोचिए माँ की बातों को। कैसे ना सोचूं सुनीता, एक मैं हूं जो तुम्हें ढंग के 4 कपड़े भी नहीं दिला पा रहा हूं, और एक वर्षा के पति हैं जो उसे देखो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो कपड़ों की शॉपिंग ना कराते हों। सोने चांदी गहने जेवर पैसे कौड़ी किसी चीज की कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास। मैं चाहता हूं कि मैं भी कम से कम इतना तो करूं कि तुम अच्छे से पहन ओढ़ सको, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा इतना काम ही नहीं चल पाता है। अब दूसरे की दुकान में काम करने जाता हूं तो 250-300 रुपये मुश्किल से मिलते हैं। अब उसमें मैं अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई गोली लेकर आऊं कि घर चलाऊं, क्या क्या करूं? मेरे लिए नए कपड़े महत्व नहीं रखते, गहने जेवर मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए आपका होना बस यही मायने रखता है। मुझे नहीं चाहिए गहने जेवर, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे कोई कितना भी पहने ओढ़े, इससे मुझे क्या करना है? मैं तो बस अपनी लाइफ में खुश हूँ, इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए आपका साथ होना ही बहुत जरूरी है। आप माँ की बातों को दिल से मत लगाइए, उनके बोले हुए शब्दों को आप इतना ज्यादा मत सोचिए। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं सुनीता, वो गलत नहीं बोल रही हैं। मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही नाकारा निकम्मा हूँ जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सुनीता, मेरे पास ऐसे जमा पूंजी भी तो नहीं है थोड़ी बहुत कि जिससे मैं अपना कुछ कर सकूं। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। हमारी जो मार्केट में छोटी सी दुकान है पापा की, उस दुकान में क्यों ना आप एक छोटा सा गैरेज खोल लें। थोड़े बहुत पैसे मैं आपको देती हूँ और थोड़े बहुत पैसे आप कर्ज उठा लीजिए। कर्ज हम धीरे धीरे पटा देंगे। लेकिन सुनीता, मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन्हें छोड़कर लोग कहाँ मेरी छोटी सी गैरेज की दुकान में आएंगे? और वैसे भी गैरेज कोई 10-20 हजार में नहीं खुलेगा, उसके लिए कम से कम 1-2 लाख रुपए का होना बहुत जरूरी है। अरे दुकान छोटी हो या बड़ी, ये महत्व नहीं रखता है, लोगों का व्यवहार महत्व रखता है। और आपका व्यवहार तो ऐसे ही लोग जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से सबसे बात करते हो। आपका स्वभाव सभी लोगों को पता है। मैं कहती हूँ आप 10,000 रुपए से ही अपना काम शुरू करिए, देखिएगा धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा हमारे पास। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छी सलाह दी है बेटा। नीलेश बेटा, तुम आज जाकर हमारी उस मार्केट वाली दुकान को साफ कर लो, अच्छे से उसमें पानी छिड़क कर उसे झाड़ लो, और उसमें तुम थोड़े बहुत पानी, पेंचिस और जो गाड़ी मोटरसाइकिल सुधारने का सामान होता है वो लेकर बैठ जाओ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा, बस काम करने की लगन होना चाहिए इंसान को। हमारा आशीर्वाद रहेगा हमेशा तुम्हारे ऊपर बेटा। भगवान करेगा कि तुम जल्दी से तरक्की भी कर लोगे। तुम एक काम करो, आज ही जाकर वहाँ साफ सफाई कर लो, और हम कहते हैं 2-4 दिनों में सामान लेकर आ जाओ और उस गैरेज को खोल लो। छोटी सी दुकान से ही तुम्हारी देखना बहुत बड़ी गैरेज हो जाएगी। हाँ बेटा, कब तक ऐसे दूसरे की दुकान में काम करते रहोगे? अब तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। वैसे भी 1 से 2 हुए हो, अब 2 से 3 हो जाओगे तो तुम्हें बहुत जरूरतें लगेंगी। इसलिए बेटा, अब तुम्हारा उतने पैसे में गुजारा नहीं हो पाएगा। जो तुम्हारी माँ और जो तुम्हारी पत्नी बोल रही है उनकी बात मान लो।
ठीक है पापा, मैं जाकर दुकान को साफ कर लेता हूँ और दुकान साफ करने के बाद में मैं उसमें थोड़े मोड़े सामान लेकर बैठ जाऊंगा। कम से कम साइकिल, टू व्हीलर और छोटी मोटी गाड़ियां सुधारने के काम तो आ ही जाऊंगा मैं। नीलेश अपनी पत्नी की और अपनी माँ की बात मानकर अपनी छोटी सी दुकान को साफ कर लेता है और थोड़े से सामान जो कि गाड़ियां सुधारने के काम आती हैं लेकर आ जाता है और छोटी सी दुकान लगाकर बैठ जाता है। नीलेश के स्वभाव से मार्केट के बहुत लोग परिचित थे। नीलेश जिस गैरेज में काम करता था उस गैरेज में भी नीलेश के बहुत सारे ग्राहक बन चुके थे। वो सारे ग्राहक नीलेश के पास आने लगे। धीरे धीरे करके नीलेश उस छोटी सी दुकान से अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। नीलेश अब उस दुकान से जो प्रॉफिट होता उससे घर भी चलाता और धीरे धीरे करके अपनी दुकान को भी बड़ा करने लगा। 1 साल के भीतर ही दुकान अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। अब तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा। नीलेश और सुनीता दोनों ही बहुत खुश थे। अब तो सुनीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मम्मी, क्या आपको पता लगा कि सुनीता दीदी ने एक बेटे को जन्म दिया है? हाँ, अभी अभी तो तेरे पापा आकर बता कर गए हैं। बोल रहे थे कि मेरी बेटी के घर में बेटा हुआ है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मम्मी, मुझे पता लगा है कि जीजा जी ने एक बहुत बड़ी गैरेज खोल ली है मार्केट में और वो अपनी दुकान में 4-6 वर्कर भी रखे हुए हैं। अरे बेटा, तू भी किन लोगों की बातों पर ध्यान देती है? अच्छा तू बता कि तू कैसी है, जवाई बाबू कैसे हैं? क्या कोई फोन वोन आया है जवाई बाबू का? बहुत दिन हो गए ना उन्हें गए हुए ट्रेनिंग में। ऐसी कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो? हाँ मम्मी, आया था ना इनका फोन। बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएंगे, वो जरूरी काम है इन्हें, इसलिए बस थोड़ा सा फंसे हुए हैं काम में। बहुत जल्द फ्री होंगे तो जरूर आ जाएंगे वो। वर्षा बेटा, सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं क्यों तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुझे ये हंसी हंस रही है। ये तेरे चेहरे पर झूठी मुस्कान है। अरे आपको ऐसा क्यों लग रहा है मम्मी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और मुझे भला कौन सा दुख हो सकता है, कौन सी तकलीफ हो सकती है? मुझे तो किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अब आपको बता नहीं सकती अपनी खुशी का कैसे इजहार करूँ मैं, कैसे इजहार करूँ? ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ अब। अरे बेटा, एक तो इतने दिनों में आई है और इतनी जल्दी जा रही है, थोड़ी देर रुकना, कम से कम चाय नाश्ता करके तो जा। नहीं मम्मी, वो क्या है ना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। मैंने इनसे बताया भी नहीं है और मैं तो फोन भी लेकर नहीं आई हूँ। वो मुझे फोन लगाते होंगे तो मेरा फोन घर पर ही रखा है। बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं यदि मैं इनका फोन नहीं उठाती हूँ तो ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ अब। पता नहीं क्यों इसके चेहरे को देखकर लग तो नहीं रहा था कि ये बहुत खुश होगी। ये मुझे दिखाने के लिए खुश हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है खुश होगी। इसे तकलीफ भी किस चीज की होगी भला? हर चीज से तो भगवान की कृपा से भरा पूरा घर है। पैसे से, धन दौलत से किसी चीज की भला क्या कमी हो सकती है मेरी बेटी को? दामाद भी 1 नंबर मिला है। आखिरकार मैंने जो ढूंढा है मेरा दामाद। अरे भगवान, ये लो हमारा नाती हुआ है। हमारे नाती के होने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाया हूँ। और हमारी बेटी वर्षा भी आई थी ना, चली गई क्या? रसगुल्ले तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना है रसगुल्ले। अपनी उस फटीचर बेटे के जन्म होने पर उसके घर में ले जाकर दे दो, बहुत खुश हो जाएगी वो। महीने 2 महीने तक इन्हें देख देख कर रखेगी। आखिर उसका पति कहाँ लाता होगा इतनी महंगी महंगी चीजें? आखिर इसलिए ले जाओ अपनी बेटी के घर और दे दो उसे। मैं तो जाऊंगा, 1 नहीं 4-4 किलो लेकर जाऊंगा मैं। और हाँ, अपनी बेटी को नहीं, उसके पूरे परिवार वालों को और साथ में अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। और वैसे भी अच्छों को पचते नहीं है रसगुल्ले, इसलिए तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे पेट में कहीं गुड़गुड़ाहट ना मच जाए। आप शराब पी कर अपने साथ साथ हम लोगों की जिंदगी तक बर्बाद कर रहे हैं। मत पिया करिए शराब। आपको कितनी बार समझाया है मैंने, शराब के चलते आपने अपने बड़े बड़े कारखाने तक डुबो दिए। मेरी मम्मी तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकती हैं। अरे वो तो ये सोचती हैं कि तुम कितने बड़े आदमी हो, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन अब उन्हें क्या बताऊं कि 1 साल के अंदर तुमने शराब के चलते अपना सब कुछ डुबो दिया है। कंपनियां घाटे में चली गईं, अपना शरीर तुमने नाश कर लिया है। घर में पैसे नहीं है, जेवर गहने जितने भी थे सब तुमने जुए में हार गए हो। मेरे पास सोने के नाम पर सिर्फ ये गले का मंगलसूत्र है। मेरी माँ तो सोचती है मेरे पास 20 तोला सोना पड़ा है, लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी माँ को, मेरे पापा को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? जिस दामाद पर इतना गर्व करते हैं वो, उस दामाद की फूटी कोड़ी की इज्जत नहीं रहेगी उनकी नजरों में। अरे मैं कहती हूँ अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये गंदी हरकतों को छोड़ दो। शराब, जुआ, ये सब बर्बादी की कगार में लेकर जाती है इंसान को, इसलिए इन सब हरकतों को छोड़ दो। तुझे मैंने 1 बार नहीं 1000 बार समझाया है कि तू मेरे बीच में मत बोला कर। ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरा पैसा है, मेरी धन संपत्ति है, मेरी कंपनियां हैं। मैं डूबूं चाहे जो करूं, तू कौन होती है? तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझी तू? और हाँ, एक बात और, तूने ये सब कुछ अपने माँ बाप के घर से लेकर नहीं आई है।
जो तू मुझे अपने माँ बाप का डर बता रही है। समझी, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है। मैं अपने मन का मालिक हूँ। ये सब कुछ मेरा था। मेरे माँ बाप ने मुझे विरासत में दिया है। जब मेरे माँ बाप की बोलने की हिम्मत नहीं होती तो फिर तू कौन है भला? तू किस खेत की मूली है? यदि इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जा अपने मायके में जाकर बैठ जा। मुझे कोई मतलब नहीं है तुझसे। विकास, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? 1 साल के अंदर ही तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें क्या इस बात के लिए भी ना बोलूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम यदि गलत रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें रोकने का पूरा अधिकार है मेरा। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकती, नहीं जाने दे सकती। मैं कहती हूँ छोड़ दो इस शराब को, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कहती हूँ शराब पीना, जुआ खेलना सो छोड़ दो, गलत हरकतों को करना छोड़ दो। ये शराब ही है जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये शराब ही है जो हमारे रिश्ते खराब कर रहा है। ये शराब ही है सब कुछ। इस शराब के कारण ही आज सब कुछ हो रहा है। आज मैं इसे ले जाकर फेंक दूंगी। जब देखो तब मेरे पीछे ही लगी रहती है। किलकिल किलकिल कर करके मेरा सब कुछ खा गई। तू ही मेरे जीवन में पनौती बनकर आई है। मैं कहता तू ही चली जा मेरे जीवन से। तू चली जाएगी तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब को नहीं, समझी? ये सब कुछ कैसे क्या हो गया? जिन पैसों का मुझे इतना घमंड था, जिस पति का मुझे इतना घमंड था, मेरी माँ हर समय मेरे पति की बढ़ाई करते नहीं थकती थी। अरे कितना कितना अभिमान था मेरी माँ को और मुझे भी कि मेरा पति इतना कमाता है, इतने करोड़ का मालिक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 1 साल के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया। मेरे जीवन में सुख नाम की चीज नहीं बची। घर में कितने नौकर चाकर थे, आज सारे घर का काम मैं कर रही हूँ। ऊपर से पति की जातियां अलग सह रही हूँ। मेरे पास आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बहन सही बोलती थी कि रिश्ते जीवन भर काम आते हैं, धन दौलत नहीं। मेरी बहन की वो सारी बातें आज मुझे याद आ रही हैं। काश ये सब कुछ मेरी ही करनी का फल है। मैंने जीजा जी को ना जाने कितनी बार इज्जत किया है, मेरी बड़ी बहन को कितनी बार जलील किया है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है, जीजा जी की गरीबी का मजाक उड़ाया है। कितने बार मैंने उन्हें भला बुरा सुनाया है, लेकिन मेरी बहन हमेशा बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी, सब कुछ सुनती रहती थी। बेचारी वो तो आज भगवान की दया से सब कुछ से संपन्न हो गई। उसका पति उसका साथ देने वाला है। उसने अपने पति के सुख दुख में साथ दिया, उसके पति ने भी उसके सुख दुख में साथ दिया है। तो आज जीवन कितना सुखी से चल रहा है। मेरे जीवन में तो सुख चैन नाम की चीज ही नहीं है। जिन चीजों का घमंड करती थी वो चीज तो कुछ रही नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। मेरे हाथ आज खाली की खाली हैं। माँ को क्या बोलूं, क्या बताऊं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। इस तरह वर्षा बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे करके उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसका पति शराब की नशे में दिन रात धुत रहने लगा। वर्षा को मारना पीटना, छोटी छोटी सी बातों में परेशान करना, बस ये तो आए दिन का नाटक हो गया था। वर्षा दुख की मारी बेचारी अपने मायके भी नहीं जाती थी। मायके जाएगी तो उसकी माँ उससे कुछ पूछेगी तो क्या जवाब देगी, ऐसा सोचकर वर्षा अपने मायके भी नहीं जाती थी। यहाँ सुनीता और सुनीता का पति नीलेश दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज नीलेश के पास में दो गैरेज चल रहे थे, जिसका नीलेश खुद मालिक था। सुनीता, आज मैं गैरेज से जल्दी आ जाऊंगा। आज हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे और वहीं से मूवी देखने भी चलेंगे। मैंने 2 टिकट भी ले ली है। बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। सोच रहा हूँ आज हम लोग कहीं बाहर से घूम कर आते हैं। अरे नीलेश जी, आपको तो पता है कि मुन्ना कितना छोटा है। इतने छोटे बच्चे को बाहर लेकर जाना ठीक नहीं है। अभी ठंड पड़ रही है, रात में कितनी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए आप अपने दोस्त के साथ चले जाइए। क्या सुनीता, जब भी तुमसे कहीं बाहर जाने की बात करो तब भी तुम कोई ना कोई बहाना कर देती हो। अरे अब तो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ भरपूर है हमारे पास। मैं चाहता हूँ तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूं, तुम्हें घुमाऊं फिराऊं, तुम्हें शॉपिंग करवाऊं, लेकिन तुम हो कि तुम आज भी वही 1 साल पीछे जो समय था उसी में चल रही हो बस। नीलेश जी, मेरा स्वभाव जो कल था वही मेरा स्वभाव आज भी है। पैसे आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने समय को भूल जाऊं। नीलेश जी, पैसे आए हैं तो उसकी कद्र करो, ऐसा नहीं कि मनमाना पैसा उड़ाओ। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ पैसे खर्च भी करो, मैं मना नहीं करती हूँ। अब बेमतलब का घूमना फिरना शॉपिंग करना क्या जरूरत है इसकी? और वैसे भी कल ही आपने मेरे लिए कान के झुमके लेकर आए हैं, गोल्ड के 1 तोले के झुमके। कितने महंगे हैं बताइए, कितना महंगा सोना हो गया है। पैसा आ रहा है तो उसे हिसाब से रखिए आप। ओहो बाबा, ठीक है, जो हुक्म मेरी पत्नी जी, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही करूंगा मैं। आपकी आज्ञा सर आंखों पर।
सदा जैसे रह सकें, सदा निभ सकें, ऐसा आचरण करिए बस। सुनीता, 1 साल से ऊपर हो गया है, तुम अपने मम्मी पापा के पास नहीं गई हो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की याद आ गई होगी ना? नहीं नीलेश जी, मुझे मम्मी पापा के पास नहीं जाना है। आप तो जानती हैं ना कि आपको देखते ही उनके मन में जितनी भी नफरत रहती है आपके प्रति, वो सारी उगल देती हैं। क्या कुछ नहीं बोलती हैं आपको, कितना भला बुरा सुनाती हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं उस घर में जाऊँ, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका अपमान नहीं। सुनीता, वो तुम्हारी माँ है। माँ बाप की कही हुई बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, और माँ बाप कभी दिल से नहीं बोलते हैं। माँ बाप की बातों को यदि इतना दिल से लेने लगे तो बस हो चला काम। तुम्हारी जगह यदि कोई दूसरी बेटी होती तो वो तो फट से तैयार हो जाती अपने मायके जाने के लिए। बेटियां तो अपने मायके जाने के नाम पर एक टांग में खड़ी रहती हैं, और तुम कैसी बेटी हो जो अपने मायके नहीं जा रही हो? और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी की हालत थोड़ी नरम गरम सी बनी रहती है। पापा जी का फोन आया था 8 दिन पहले मेरे पास, वो बता रहे थे कि मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो क्यों ना चलते हम? ठीक है, यदि आप इतना बोल रहे हैं तो चलिए, लेकिन इस बार यदि मुझे मम्मी ने कुछ कहा तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें सुना कर ही रख दूंगी, क्योंकि जब बार बार मम्मी आपका अपमान करती हैं तो मुझे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले ही दिन नीलेश अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है। मम्मी, आप इस तरह क्यों लेटी हुई हैं? क्या बात है मम्मी? मम्मी, अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ, अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ आ गए। तुम्हें नहीं पता है पिछले 8 दिनों में हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। क्या हुआ पापा? क्या बात है, बताइए मुझे, क्या हुआ? बेटा, अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और रीढ़ की हड्डी 3-4 जगहों से टूटी है, जिसके कारण उसका बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों ने बोल दिया है कि 5 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेगा। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदरूनी भी बहुत सारी चोटें आई हैं उसे, जिसका इलाज महंगा होगा। और बेटा, अब तुझे तो पता है कि मेरी नौकरी भी रही नहीं। पेंशन आती है तो पेंशन में इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि इतना महंगा इलाज हो सके। इसलिए तेरी माँ 8 दिनों से इसी तरह पड़ी हुई है। मैं ही उठाकर सुलाता हूँ, मैं ही उठाकर ले जाता हूँ। पापा, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे फोन करके बताने की जरूरत तक नहीं समझी? आपको एक बार मुझे बता तो देना था कम से कम। बेटा, उसी दिन मेरा फोन भी पानी में गिरकर खराब हो गया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरी माँ का भी इलाज करा सकूं और फोन भी ले सकूं। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर से कि तुझे फोन लगवाऊं, लेकिन मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं है, ना ही जबाई बाबू का नंबर है। मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ये घर बचा है, इस घर को बेचकर मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। पापा जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं मम्मी जी का इलाज करवाऊंगा। मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा मम्मी जी के इलाज में। मम्मी जी फिर से चलने फिरने लगेंगी, उठने बैठने लगेंगी। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा सुनाया, तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन आज तुम उन सारी बातों को भूलकर मेरा इलाज कराने के लिए बोल रहे हो, इतनी बड़ी रकम लगाने के लिए बोल रहे हो। लेकिन बेटा, मैं ये इलाज नहीं करा सकती बेटा, नहीं करा सकती। मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मुझे सड़ने दो, मरने दो। जिस तरह की हरकतें मैंने की हैं उसके हिसाब से तो मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। मैंने अपनी बेटी दमान को कितना कुछ सुनाया है, लेकिन आज वही बेटी दमान, बेटा मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करो। दीदी, जीजा जी, अरे वर्षा, तू यहाँ? और तेरी हालत कैसी हो गई है? क्या हुआ? दीदी, मेरे पास जो भी था, मेरे पति ने सब कुछ शराब और जुओं की लत में सब गवा दिया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब घाटे में चली गईं, कारखाने डूब गए, सारा गहना जेवर सब कुछ बिक गया। क्या बात कर रही है वर्षा? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और यहाँ तक कि मेरे पति को इतनी ज्यादा शराब पीने की आदत हो गई है कि दिन रात बस शराब के नशे में ही धुत रहते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज के लिए बोलो तो सीधे हाथ उठाने लगते हैं। दीदी, ये सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने जीजा जी को कितना भला बुरा सुनाया, कितने बार आप लोगों को अपमानित किया। आपको मैंने कितनी बार भला बुरा सुनाया है। इस बात को लेकर आपको ताने मारती थी कि मैं करोड़पति घर की बहू बनी हूँ, और आपने कैसे लड़के को जीवन साथी के रूप में चुना है जो गैरेज में काम करता है, गैरेज का वर्कर है। बस उन्हीं सब बातों का फल मिला है मुझे। मेरा पति आज कहाँ से कहाँ आ गया। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि 2-2 रुपए के लिए तरस रही हूँ। और आप देखो, आप आज भगवान की दया से सभी चीजों से संपन्न हो गई हैं। इसीलिए दीदी, बस इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ आना जाना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज्यादा परेशान थी और मुझे डर लगता था कि माँ जिस दामान की इतनी ज्यादा बढ़ाई करती है, यदि उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। मैं माँ से झूठ भी नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन जब मुझे अभी कल मम्मी के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई।
मुझे माफ कर दो दीदी, जीजा जी मुझे माफ कर दो। इस तरह वर्षा और वर्षा की माँ दुर्गा जी को दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने सुनीता और सुनीता के पति के साथ जो भी किया वो गलत था, और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। सुनीता के पति ने अपनी सास का इलाज कराया जिसमें 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्च आया, लेकिन उसके बाद सुनीता की माँ बिल्कुल सही सलामत हो गई थी और पहले जैसी चल फिर सकती थी, और सुनीता की बहन वर्षा को अपनी गलती का एहसास होता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।